हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज हम लोग सोशल सामाजिक अध्ययन से सामाजिक अध्ययन उसका एक प्रश्न का हल करते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ, प्रशासनिक उद्देश्यों के आधार पर वनों के वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया। प्रशासनिक उद्देश्यों के आधार पर वनों के वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, प्रत्येक का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि नंबर में किसी प्रकार का कटौती नहीं किया जाए एग्जामिनर के द्वारा। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए 33%, कितना 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए 33% क्षेत्रफल वन होना चाहिए। लेकिन भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62%, लेकिन अभी 24.62% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% क्षेत्रफल वन है। वर्ष 2021 में भारत के कुल वन क्षेत्रफल 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर था। राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे अधिक वनों का आवरण मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक क्षेत्रफल वन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का था। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य के जीवन में वन का बड़ा महत्व है। जैसे कि हम लोग देखें कि परिस्थिति का संतुलन बनाए रखने के लिए 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों के जीवन में वन का बहुत अधिक महत्व है। वनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के लिए आश्रय तब भोजन प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पे आगे उसका बोल रहा है, प्रशासनिक उद्देश्यों के आधार पर वनों का वर्गीकरण है। अब यहाँ पे आते हैं मुख्य बिंदु पे। ये तो हो गया उधर थोड़ा सा उसको ये किए इंट्रोडक्शन टाइप का। तब प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। कितने भाग में किया गया? 3 भाग में। पहला भाग है आरक्षित वन, उसके बाद दूसरा होता है संरक्षित वन, और एक होता है अवर्गीकृत वन। वन को 3 प्रशासनिक उद्देश्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब हम लोग बारी बारी से सबको देख लेते हैं। अब आरक्षित वन को हम पहले देखते हैं, आरक्षित वन को। तो आरक्षित वन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था। इस प्रकार से लिखिएगा तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और क्या कहते हैं, नंबर देने में किसी प्रकार कटौती नहीं किया जाएगा। आरक्षित वन शब्द सर्वप्रथम उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में किया गया था, हुआ था। आरक्षित वन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था। यह वन सबसे अधिक प्रतिबंधित और राज्य सरकार के द्वारा किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है और यह सरकार की संपत्ति होती है, होता है। मोटा मोटी कहा जाता है इसमें कि वन के किसी प्रकार का उसमें आवागमन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का उसका काट छांट नहीं कर सकते हैं। और जैसे इमारती लकड़ी के लिए काटा जाता है, वन वगैरह को नहीं काटा जाता है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। राज्य सरकार के द्वारा किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि, जैसे कि वन भूमि या बंजर भूमि पर इसको राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि बंजर भूमि कोई है तो उस पर इस तरह का वन को लगाया जाता है और यह सरकार की संपत्ति होती है। वो आरक्षित वन कहलाता है। आरक्षित वन होता है बंजर भूमि या क्या कहते हैं वन भूमि पे। तो इसमें अलग अलग बिंदु लिख दीजिएगा, पॉइंट लिख दीजिएगा। वन अधिकारी की विशेष अनुमति के बिना इसमें स्थानीय लोगों को आने जाने पर रोक रहता है। बिना वन अधिकारी के, फॉरेस्ट का ऑफिसर जो रहता है, उसके बिना विशेष स्पेशल परमिशन के, बिना विशेष अनुमति के स्थानीय लोगों को आने जाने पर रोक रहता है। वहाँ पर स्थानीय लोगों को आना जाने पर प्रतिबंध रहता है, रोक दिया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
ये देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित राष्ट्रीय उद्यान था, आरक्षित वन उद्यान था। आरक्षित वन उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन उद्यान था। हाँ दोस्तों, तो और अगला पॉइंट हम लोग ये देखते हैं, भारत के कुल वन भूमि का 54 पॉइंट है। इस तरह का पॉइंट लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा ये होगा। भारत के कुल वन भूमि के 54.4% क्षेत्र पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। कुल वन भूमि का जितना पाया जाता है उसमें 54.4% पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन 54.4% भूमि पर पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट है, आरक्षित वन अधिक से अधिक पशुओं को आश्रय प्रदान करता है। आरक्षित वन अधिक से अधिक पशुओं को आश्रय प्रदान करता है तथा इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण में रहता है। यह सरकार के पूरे नियंत्रण में रहता है। इस तरह का भी कहा जा सकता है कि सरकार के स्वामित्व में रहता है। स्वामित्व है, सरकार का ही स्वामित्व रहता है। अब अगला वन है हम लोगों का संरक्षित वन। संरक्षित वन, संरक्षित वन, अब इसको भी देख लेते हैं, संरक्षित वन को भी देख लेते हैं। संरक्षित वन इस प्रकार के वनों जो जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु जो हैं अभी जैसे कि संकटापन्न प्रजाति में आ गया है। इस प्रकार के वनों जो जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं उनके आश्रय प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाता है। संरक्षित वन में जो जीव जंतु समाप्त हो रहा है उसको निवास स्थान के लिए विशेष जोर दिया जाता है। इस प्रकार के विभिन्न जीव जंतुओं के शिकार और उसके उत्पाद को अत्यंत दोहन के लिए वन विभाग के द्वारा कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। इसके लिए वन विभाग के द्वारा कर्मचारी भी नियुक्त किया जाता है जो कि उसके वन को किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचा सके, किसी तरह हानि नहीं पहुंचा सके। इसमें दो चार पॉइंट है, इसको पॉइंट को लिख दीजिएगा। इस प्रकार के वन में स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने, इस प्रकार के ये संरक्षित वन, इस प्रकार के वन में स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने, मवेशी को चराने तथा शिकार की अनुमति दिया जाता है। शिकार की अनुमति दिया जाता है, लेकिन आरक्षित वन में नहीं दिया जाता था। संरक्षित वन में दिया जाता है। लकड़ी को काटने कुछ सीमित हद तक दिया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा काट सकते हैं। सीमित मात्रा में काटने, मवेशी को चराने तथा शिकार की अनुमति दिया जाता है। जो पेड़ अगर किसी तरह का अगर मर गया या किसी तरह रोगग्रस्त है और जिससे दूसरे वृक्ष को भी नुकसान पहुँचे, वो सबको भी अनुमति काटने के लिए दिया जाता है। राज्य प्राधिकरण द्वारा संरक्षित वन को घोषित किया जाता है। संरक्षित वन को राज्य प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है। संरक्षित वन को राज्य प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है। भारत के कुल वन भूमि का 29.2% है। कुल वन भूमि का जितना 29.2% क्षेत्र पर संरक्षित वन पाए जाते हैं। कुल वन भूमि का जैसे कि जितना भी है उसका 29.2% क्षेत्र पर ही संरक्षित वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा आरक्षित वन हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर संरक्षित वन हो गया। और आगे पॉइंट है, इस प्रकार के वन में कुछ पेड़ों पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। इस प्रकार के वन में कुछ पेड़ों पर किसका नियंत्रण होता है? राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, जिनसे लकड़ी, फल और दूसरे गैर लकड़ी के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे लकड़ी इमारती लकड़ी का जैसे हम लोग इस्तेमाल घर वगैरह बनाने में करते हैं, फल वगैरह का भोजन के रूप में, और दूसरे गैर लकड़ी के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे कि बहुत सारे उससे शहद, बीज, ये वो बहुत तरह का ये प्राप्त होता है, उसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है अवर्गीकृत वन। ये वन इस प्रकार का है जिसका अभी निर्धारण नहीं हुआ। इसको मोटा मोटी ये कहा जाए, इस वन को तो आरक्षित वन में रखा गया, न तो संरक्षित वन में रखा गया। इसका अभी निर्धारण किया ही नहीं गया है किसको में रखना है। यहाँ पे आगे देखिए, आरक्षित वन बनाया जाए या संरक्षित, मतलब इसका इस प्रकार के वन को अभी निर्धारण ही नहीं हुआ, इसको आरक्षित वन में रखा जाए या संरक्षित वन में। इसका अगला पॉइंट है, इस प्रकार के वन सरकार या निजी व्यक्ति या समुदाय के स्वामित्व में होता है। तो पहला देते हैं आरक्षित वन तो सिर्फ सरकार के स्वामित्व में था,
और अवर्गीकृत ये सरकार के नियंत्रण में स्वामित्व में हो सकता है, या निजी व्यक्ति के स्वामित्व में हो सकता है, या किसी समुदाय के स्वामित्व में हो सकता है। किसी विशेष समुदाय, जैसे कि किसी तरह का संगठन वगैरह बना के कोई समुदाय होता है जो कि वन को संरक्षण देने में काम करता है, जैसे कि चिपको आंदोलन जो किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, उस तरह वो वन को बचाने में बहुत मदद किया था। अगला पॉइंट है भारत के कुल वन भूमि का 16.4%। भारत के कुल वन भूमि का 16.4% भाग पर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत भूमि पर अवर्गीकृत वन पाए थे? 16.4% क्षेत्र पर। इस प्रकार के वन अधिकतर भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में, ये अवर्गीकृत वन अधिकतर भारत के पूर्वोत्तर हिस्सा जैसे कि इधर हो गया नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सब क्षेत्र में, तथा गुजरात के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और इस तरह का बार बार प्रश्न और सब प्रश्न कराया जाएगा। आप लोग देखते रहें बोर्ड टॉपर चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।